डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर हम सब्सिडरी को अक्वायर करते हैं और मेरे को बहुत सारा खर्चा पे करना पड़ता है, लाइक फाइंडर्स फी, जिसने ढूंढ के दिया मेरे को सब्सिडरी को उसका फीस, ड्यू डिलीजेंस, लीगल चार्जेस, बोनस पेड टू एम्प्लॉइज फॉर सक्सेसफुल एक्विजिशन, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोलते हैं इसको। इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। इसको नेटो, पीसी माने फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट, कंसिडरेशन पेड वगैरह में लेना नहीं है, ये डायरेक्टली P&L में चला जाएगा। आप 2 जर्नल एंट्री मार देना, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, P&L अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मतलब बेसिकली वो जो बिजनेस कॉम्बिनेशन का बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस है ना, वो 5-6 स्टेप मॉडल में ये घुसता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, कंटिंजेंट ऐसा छोटा 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 ना बेटा, बहुत सारा पॉइंट है, जी से लेकर के ओ, एम एन ओ पी क्यू आर तक जाएगा। इसको कवर करो, फिर आपको पूरा बिजनेस कॉम्बिनेशन समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग सम्स करके प्रैक्टिस कर लेंगे। तो कंटिंजेंट कंसीडरेशन क्या हुआ कि मान लो आपने सब्सिडरी को बोला, आप अक्वायरर हैं, आपने एक्वायरी को बोला कि भाई अगर आपकी कंपनी का प्रॉफिट अगले 3 साल में 100 करोड़ पहुंचेगा तो हम आपको 20 करोड़ रुपया देंगे। अगला 3 साल का क्यूमुलेटिव प्रॉफिट मिला के अगर 100 करोड़ पहुंचा तो हम आपको 20 करोड़ रुपया कैश में पेमेंट करेंगे। तो दिस टाइप ऑफ कंसिडरेशन इज कॉल्ड कंटिंजेंट कंसिडरेशन बिकॉज द पेमेंट विल डिपेंड ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड कंटिंजेंट कंसिडरेशन। तो सर करना क्या है, पहले कंटिंजेंट कंसिडरेशन का फेयर वैल्यू पता करो। सर 20 लाख तो है, नहीं 20 करोड़ बोला था मैंने, 20 करोड़ तो मैं पेमेंट करूंगा अगर 100 करोड़ का 3 साल का प्रॉफिट होगा क्यूमुलेटिव, तो होगा नहीं होगा, होने की प्रोबेबिलिटी कैसी है, क्या है, उसके हिसाब से इसका फेयर वैल्यू निकलता है। हो सकता है अगर बहुत कम चांस है इसके होने का तो फेयर वैल्यू मात्र 5 लाख रुपए निकल जाए। अगर इसके होने का चांस बहुत ज्यादा हो तो हो सकता है फेयर वैल्यू 15 करोड़ भी निकल जाए। तो वो फेयर वैल्यू एक्सपर्ट लोग आके निकाल देते हैं, बड़े बड़े वैल्यूअर लोग हैं, KPMG वगैरह है, PwC वगैरह है, वो लोग ये काम करते हैं। तो आप उसका फेयर वैल्यू निकाल लो और इसका जो भी फेयर वैल्यू आता है उसको कंसिडरेशन पेड, जिसको PC हम लोग परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं, उसमें रिकॉर्ड कर लो, माने उसमें लिख लो। और अकॉर्डिंगली जब आप जर्नल एंट्री मारोगे तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी बोल करके आ जाएगा अंडर ईदर लॉन्ग टर्म प्रोविजन या शॉर्ट टर्म प्रोविजन। जैसे मेरे एग्जांपल में इट विल बी ए लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्योंकि 3 साल के बाद पेमेंट होने वाला है। तो 1 कंटिंजेंट कंसिडरेशन का फेयर वैल्यू निकलेगा, 2 वो परचेज का, ये सब छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, इसको इंक्लूड करके एक तो बुके बना लो और फिर अपना पढ़ाई को कंप्लीट मानो। उसका फेयर वैल्यू निकल करके PC में ऐड हो जाएगा और एंट्री मारते वक्त उसको लायबिलिटीज में लिखा जाएगा। ओके गुड। अब आया अगला पॉइंट, पेमेंट टू कंटिन्यूइंग स्टाफ। मान लो सब्सिडरी कंपनी में 15-16 स्टाफ थे जिसको आप कंटिन्यू रखे और अब आप उसको पेमेंट भी कर रहे हो कंसिस्टेंट बेसिस पे, तो वो सैलरी है, वो बिजनेस कॉम्बिनेशन का पार्ट है ही नहीं। तो वो जैसे जैसे होगा उसको P&L में डालना है। हम लोग इस वर्ड को बोलते हैं पोस्ट कॉम्बिनेशन एक्सपेंस, नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस या पोस्ट कॉम्बिनेशन एक्सपेंस। क्या है कि समटाइम्स द एक्वायरर पेज कंसिडरेशन टू द फाउंडर मेंबर ऑफ द एक्वायरी इफ ही स्टेज फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। सच पेमेंट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द परचेज कंसिडरेशन, दे विल बी ट्रीटेड एज पोस्ट कॉम्बिनेशन। क्या होता है ना बेटा, अब वेंडर कंपनी को जिसने चलाया आज तक, अभी वो आगे भी अगले 2-3 साल 3 साल 4 साल चला ले तो हम लोगों का पूरा एक तो वो सिस्टम बैठ जाएगा, तो अपने फिर आराम से चला लेंगे, उसके बिना भी चला लेंगे। तो तब तक के लिए हम लोग उसको कुछ पेमेंट करते हैं या उस चीज के लिए उसको कुछ पेमेंट करते हैं। सो दैट इज कंसीडर्ड एज पेमेंट टू कंटिन्यूइंग स्टाफ एंड इट गोज टू P&L एज सैलरी। ओके, अब अगला पॉइंट है रिप्लेसमेंट अवार्ड्स। मान लो वेंडर कंपनी के एम्प्लॉइज थे, उनको एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन दिया हुआ था। अब परचेजिंग कंपनी ने, एक्वायरर ने बोला मैं एक्वायरर, परचेजिंग कंपनी दोनों नाम सिनोनिम है, दोनों को आइदर और करके यूज करूंगा, जब भी कोई भी यूज हो सकता है। और वेंडर कंपनी एक्वायरी या एक्वायर्ड, मैं एक्वायरी या वेंडर बोलूंगा, आप समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूं, कभी कभी सब्सिडरी भी बोलूंगा।
तो अब मान लो परचेजिंग कंपनी ने बोला कि भाई हम अपना इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन आपके पुराने इंप्लॉई लोगों को दे रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी स्टॉक ऑप्शन था। तो इस तरह की चीज अगर होती है तो हम लोग बोलते हैं रिप्लेसमेंट अवार्ड्स। क्या अकाउंटिंग प्रोसेस है, आप इस एग्जांपल के थ्रू से समझो, ठीक है। सबसे पहले तो आपको जो ओरिजिनल अवार्ड है, जो इंप्लॉई लोगों को पहले से वेंडर कंपनी वाला जो अवार्ड है, उनका जो ऑप्शन है, उसका फेयर वैल्यू पता करना पड़ेगा आज के दिन का। मान लो 400 है, फिर हम लोग जो अपना अवार्ड दे रहे हैं उसका आज के दिन का फेयर वैल्यू पता करना पड़ेगा। मान लो 900 है, कितना साल कंप्लीट हो गया पता करना होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी ऑप्शन तो दे रखे थे ना, बीइंग दी वेंडर कंपनी टू योर एम्प्लॉइज। तो कितना साल कंप्लीट हो गया देखना है, कितना ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड है वो देखना है, और कितना नया वेस्टिंग पीरियड है वो देखना है। बस ये 5 फिगर आपको पता करना होगा जो मैंने बोला। फेयर वैल्यू ऑफ टुडे, ऑन टुडे मतलब ऑन एक्विजिशन डेट, ऑफ द ओल्ड अवार्ड, ऑफ द न्यू अवार्ड, साल कितना कंप्लीट हुआ, उन लोगों को कितना वेस्टिंग पीरियड का वो दिए थे पहले, और अब जो नया अवार्ड है उसका वेस्टिंग पीरियड कितना है। ये 5 फिगर आपको पता करना पड़ेगा, चिंता मत करना, क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ रहेगा। पहले इन दोनों में से देख लो कौन सा बोले, 4 और 5 में विच एवर इज हायर पता करना होगा। तो हायर इज 5। फिर आपको पता करना होगा कि ये जो 400 है ना, 400 इंटू दिस 2 डिवाइडेड बाई 5। सर क्या मतलब है, मतलब आपको समझ में आएगा, आप वेट करो, पहले आप प्रोसेस समझ लो। प्री कॉम्बिनेशन पीरियड अवार्ड का वैल्यू निकाल रहे हैं। प्री कॉम्बिनेशन पीरियड मतलब इंप्लॉई ने जितना साल काम कर लिया उसका वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो सर वो तो 400 का अवार्ड था, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5। सर डिवाइडेड बाई तो 4 होना चाहिए, हमने रिप्लेस करके नया अवार्ड दे दिया ना बेटा, इसलिए डिवाइडेड बाई 5, हायर ऑफ द 2 लेना पड़ता है। तो 400 इंटू 2 बाई 5 कर दो एंड दैट बिकम्स 160। ये जो 160 निकला नमूना प्री कॉम्बिनेशन पीरियड अवार्ड, ये परचेज कंसीडरेशन का हिस्सा हो जाएगा, ये पीसी बन जाएगा आपका। सर क्यों? क्योंकि हम पेमेंट ही तो कर रहे हैं ना वेंडर कंपनी के एम्प्लॉई को, तो एक तरह से तो वो लोग शेयर होल्डर ही बनने वाला है ना, तो शेयर होल्डर का ही तो पेमेंट हो गया ना एक तरह से, तो ये पीसी बन जाएगा। और बाकी जो 900 टोटल पेमेंट होगा मेरी तरफ से, 900 का हम ऑफर किए हैं, 900 में से 160 माइनस कर दो, बाकी जो 750 या 740 बचा दैट विल बी पोस्ट कॉम्बिनेशन पीरियड अवार्ड, वो फिर अगले 3-4 साल में पीएल में जाएगा। सर 3 या 4? आंसर इज 3। सर 3 कैसे निकाले? बिकॉज टोटल पीरियड 5 साल का था नया वाला, उसमें से 2 साल खत्म हो गया इंप्लॉइज का, तो और 3 साल में 740 को, जैसे आपको पढ़ाए ना इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन में इंड एस 102 में, उसके हिसाब से फिर वो पीएनएल में चला जाएगा। बट दिस 160 विल बिकम पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। देखो मैंने लिखा नोट में, दिस 160 विच इज द फेयर वैल्यू ऑफ प्री कॉम्बिनेशन पीरियड अवार्ड विल फॉर्म पार्ट ऑफ पीसी। और जब पीसी बन जाएगा तो जब आप उसको जर्नल एंट्री मारोगे, भाई पीसी है तो पीसी तो क्रेडिट होता है, टू बैंक, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योर, जो आपको पढ़ाए थे पहले भी फर्स्ट क्लास में, तो वो आपके पीसी का फॉर्म बनेगा, क्रेडिट होगा, एंड विल बी क्रेडिटेड टू एसबीपीआर, जो शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व आपने नाम सुना होगा 102 में, उस नाम से क्रेडिट कर दीजिएगा। और बाकी जो 740 बचा दैट विल बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस इन द नेक्स्ट 3 years एज पर इंड एस 102। तो ये तो क्योंकि अगले 3 साल का पॉइंट है, तो इसको तो अगले 3 साल में डील करना, आज तो डील करना नहीं, आज तो बिजनेस कॉम्बिनेशन कर रहे हो, तो आज 160 इज रेलेवेंट विच विल फॉर्म पार्ट ऑफ पीसी। एकदम अच्छे से समझ में